ये देखो घातांक करड़ी आपके यहाँ है इम्पोर्टेंट ना। उसके बाद इसी में आपको एलसीएम एचसीएम भी पढ़ना रहेगा। ठीक, तो देखो नंबर सिस्टम से कोई भी एग्जाम आप दे लो भारत में, जो जिसमें मैथ पूछता है, अंगणित जिसमें पूछता है, वहाँ पर नंबर सिस्टम से एक प्रश्न मिलेगा आपको, 1 2 3, आजकल तो 3 प्रश्न में देखने को मिल रहा है। ठीक, सरलीकरण इसी के अंतर्गत आता है, हाँ, घातांक और करड़ी इसी के अंतर्गत आ जाता है, और नंबर सिस्टम माने नंबर संख्याओं के विषय में इसी में आता है। ठीक, आप ध्यान से समझना, जहाँ नहीं समझ में आए आप तुरंत पूछना। देखो अभी हम लोग अंक की बात कर ले रहे हैं, कुल अंकों की संख्या है कितनी, 10 ना। गणित में कुल अंक हैं 10, और अंकों को मिलाकर ही बनता है क्या, संख्या है। जैसे हम अगर बात करें, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ये कुल कितने अंक हैं, ये अंक हैं। अंकों की कुल संख्या कितनी है, हाँ ये अंक हैं, अंकों की कुल संख्या है 10 ना। जीरो के विषय में आप समझ लीजिए, जो जीरो है ना, अगर ये पहले लिखा जाएगा, किसी संख्या के पहले लिखा जाएगा तो इसको हम काउंट नहीं करते। जैसे हम अगर बात करें, ये लिख दिए हम, ये क्या है, एक संख्या है, ये संख्या है, इसे हम कहेंगे संख्या। ये क्या है, संख्या, और इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। ये अगर बात करें तो 123 एक संख्या है। ठीक, 123 एक संख्या है, जबकि अगर हम एक एक इसमें मिला के देखेंगे तो ये 1 2 और 3, ये एक एक अंक हैं। तो इस संख्या में कुल कितने अंक हैं, 3 अंक। ठीक, अभी अंक और संख्या आपका क्लियर हुआ। देखो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखें तो कुल कितने अंकों का उपयोग किया जाएगा। जैसे 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक का उपयोग करेंगे आप लिखने में ना, तो वहां जब आएगा तो हम इसको और डिटेल में वहां देख लेंगे। अभी आपको इतना थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं, कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो 0 2 3, इसमें कुल कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो केवल 23 ही माना जाएगा, 0 पहले है इसलिए संख्या। ये याद रखना खूब इंपॉर्टेंट है, जब प्रैक्टिस कराएंगे, जब क्वेश्चन लिखाएंगे तो वहां आपको बहुत अच्छे से ये बात बताएंगे। 0 आ जाएगा तो वहां जोड़ों की संख्या नहीं बन पाएगी, हम बताएंगे खुद ही कि देखिए हमने आपको कहा था ऐसा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोगों को देखना है पहले संख्या पद्धति ना, संख्याओं के विषय में। तो संख्या के विषय में सीरियल से हम लोग समझना चालू करते हैं। देखिए संख्याओं को आप 2 भाग में बांटेंगे, एक वास्तविक संख्या और एक को काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको संख्या नंबर लाइन पर व्यक्त किया जाए उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, और ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर व्यक्त न किया जा सके उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो माने संख्याएं कितने प्रकार की होंगी, 2। अगर संख्याओं को आप बांटोगे तो संख्याओं को कितने भाग में बांटोगे, 2 भाग में। संख्याओं को आप कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे, 2। एक को हम कहेंगे वास्तविक और एक को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, और एक को हम कहेंगे काल्पनिक। वास्तविक और क्या, काल्पनिक। अंग्रेजी में इसको इमेजिनरी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमेजिनरी। ठीक, इमेजिनरी। काल्पनिक को अंग्रेजी में इमेजिनरी कहेंगे और वास्तविक को रियल कहेंगे, रियल नंबर। ठीक, बोलो कहीं भाई दिक्कत हो तो। ये जो वास्तविक संख्या होता है ये सभी सेट को धारण किया है। इसके अंतर्गत हमको बहुत सारा पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या पढ़ना है। सब किसके अंतर्गत आएंगे, इसी। और इसी के अंतर्गत हम लोग जब पढ़ेंगे, देखो हमको क्या क्या पढ़ना है, हम लिखते चल रहे हैं। इसी वास्तविक में आपको पढ़ना है सबसे पहली संख्या जो है, सबसे जिसका शुरुआत होता है 1 से, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या
नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो संख्या आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर पहला आएगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा आ जाएगा भैया होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। ठीक। पूर्ण संख्या के बाद जो तीसरी संख्या आती है परिमेय, ना, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? अब इसे पूर्णांक भी आता है, इंटीजर। हाँ, इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या? पूर्णांक संख्याएं। और इंटीजर दो प्रकार का आप पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव और एक धनात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, और निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। देखिए, अगर ये आपको ठीक से क्लियर नहीं रहेगा ना, फिर आपको आगे दिक्कत होगी। अब अभी तो बता रहे हैं। तो पहले आप पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। गिनती की जो भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सब की सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? इसी के अंतर्गत। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही। ठीक। अगर हम इसमें जीरो को भी शामिल कर लें, किसको? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे। पॉजिटिव इंटीजर यानी यही वाला 1 2 3 4 5, ऐसे ना। और अगर हम निगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक। अब जो जीरो आ गया, अब आप कहेंगे सर इसमें जीरो नहीं है, तो जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, ना जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही, याद करके रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नार निगेटिव इंटीजर। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। न पूर्णांक तो है न, लेकिन न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, उदासीन है। ठीक। तो जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नार निगेटिव इंटीजर। तो आप देखो अगर ध्यान से, इसमें एक था, इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, क्या? जीरो। इसमें दो चीजें आ जाएंगी। अगर इंटीजर की बात करोगे तो इंटीजर जो होता है ना, ऐसे होता है 0 1 2 3 डॉट 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 इधर, और -1 -2 -3, ये। अब अगर आप बात करोगे तो देखो इस वाले को आप क्या कह रहे हो, यहां से यहां तक को पॉजिटिव इंटीजर, इस वाले को यहां से यहां तक को क्या कह रहे हो? निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और ये पॉजिटिव इंटीजर। तो बीच वाला नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। बताओ, समझ गए? न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव। जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नार, और यही प्रश्न पूछता है, जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नार निगेटिव इंटीजर। न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। बोलो अभी तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब इसके बाद और क्या संख्याएं आप देखे हैं आप अपने जीवन में? देखो, आपने 1 2 3 4 तो देखा, ये पढ़ा है गिनती में, जीरो भी शामिल किया। उसके बाद जीरो के बाद कमी किसकी रह गई? ऋण वाले चीजों की। अब ऋण वाले चीजों के अतिरिक्त अब किसकी कमी रह गई? भिन्न वाले ना। अब भिन्न वाला, तो अब इतना उतारो, तो फिर हम लोग अगला देखते हैं इंटीजर के बाद परिमेय संख्या ना। हाँ, परिमेय, फिर अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय को भी कई भाग में बांटेंगे। पहले इतना उतारो, तब हम लोग आगे करते हैं ना। उतार लो। चलो अब ध्यान से समझो। अभी ये चीजें ऐसी हैं जो आप अगर छोटा मोटा क्लास में पढ़े होंगे ना, तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन इसका जो यूज है, किस तरीके से करता है परीक्षा में, वो आप अभी नहीं जानते। वही हम आपको सिखाएंगे। ठीक। धीरे धीरे करके सब आएगा, घबराओ मत। देखो, पहले आपने क्या देख लिया? प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आपने क्या देखा? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई भैया? 0 1 2 3 4 ना, यानी कुल मिला के 1 2 3 4
5 डॉट 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 ऐसे, ठीक। प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या क्या शामिल कर लिया आपने, 0 को 1 2 3 ऐसे। इसके बाद आपने पूर्ण के बाद पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक। और पूर्णांक को आपने दो भाग में, इंटीजर यानी पूर्णांक को आपने क्या कहा, हाँ ऐसे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे, ठीक। इसके बाद पूर्णांक के बाद आप क्या, पूर्णांक को दो भाग में आपने बांटा, एक को कहा क्या पॉजिटिव और एक को निगेटिव, 0 नाइदर पॉजिटिव ना निगेटिव, ठीक। इसके बाद अब हम लोग पूर्णांक के बाद अंग्रेजी में इंटीजर, इसके बाद हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर, परिमेय, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके ना, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो, और दोनों का HCF एक हो, P और Q का HCF, P और Q का HCF कितना हो, एक हो। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बोलो कहीं दिक्कत है, कहीं गलत लिख दिए क्या। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें ना, और जिनका HCF क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, एक हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भी आप दो भाग में बांटते हो। परिमेय संख्या कितने भाग में, शांत और अशांत। अशांत वाला भी दो भाग होता है, एक ऐसा होता है अशांत जो रुक जाता है, यानी एक सीमा के बाद रिपीट करने लगता है ना, शांत और अशांत। शांत देखिए, परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होंगी, एक तो होगा शांत, जो शांत है वो तो 100% परिमेय होगा ही, और एक अशांत भी परिमेय होता है, अशांत। अशांत प्लस, अशांत रहेगा प्लस रिपीटिंग रहेगा, उन्होंने रिपीटिंग। अशांत है और अगर रिपीट कर रहा है तो समझ जाना कि परिमेय है, और अगर अशांत है और रिपीट भी नहीं कर रहा है तब समझ जाना कि अपरिमेय है। जैसे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कई लोग जानते होंगे परिमेय अपरिमेय, पढ़ाते भी होंगे, लेकिन आज तक उनको खुद क्लियर नहीं है, कंफ्यूज खुद हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अच्छे से जिसको पढ़ाओ तो एकदम बढ़िया बता दो। अशांत यहाँ कहने का सेंस क्या है, जैसे हम यहाँ कह दें कि 22/7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है जानते हो, क्योंकि 7 का जरा भाग दो इसमें, 22 में 7 यहाँ दे ले रहे हैं, ऊपर थोड़ा कर रहे हैं ना, इधर देखो, इधर दिखेगा नहीं, आप समझ के चलोगे, आज पहला क्लास है। यहाँ 22 लिख लिए, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 3 बार ले जाओगे, 7 त्रिक 21, ठीक। एक यहाँ आएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 1 7, हासिल 3, अब फिर यहाँ 7 चौके 28 ना, फिर यहाँ 2 ना, 28 2 30, 7 चौके 7 दूना 14, 14, फिर यहाँ 6। अब बताओ 6, अब यहाँ जब 0 उतारेंगे, 7 8 56 4, 7 7 7 6 42, 7 5 35, फिर 5 7 7 49 ना, फिर 1, अब देखो रिपीट करने लगा, अब फिर वही 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8, अब यानी कुल मिला के क्या हो रहा है, इतने के बाद वो क्या करने लगेगा, यानी कुल मिला के अशांत है। अशांत इसलिए है क्योंकि रुक नहीं रहा है। रुकने का शांत कब आता है ना, जब या तो हर में या तो 2 रहेगा, या तो हर में क्या रहेगा 5। अगर हर में 2 या 5 है तो शांत हो जाएगा। जैसे 2/5 लिख दें,
तो 2/5 यानी कट जाएगा, 5 चौके 20, 0.4 आएगा। यानी अगर शांत कब कहलाएगा, जब 2 या 5 नीचे हर में मिल जाए, चाहे 2 मिल जाए, चाहे 5 मिल जाए, चाहे दोनों का गुणनफल मिल जाए, तब हो जाएगा शांत। तो शांत वाला तो परिमेय होगा ही, और अशांत वाला भी परिमेय होता है। जैसे ये देखो परिमेय है, क्यों? क्योंकि अशांत इसलिए है कि 3.1428557 फिर आएगा 1428557। अब बताओ 1428557, 1428557 क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? आप देखना भाग देके फिर से यही आएगा। तो यानी ये क्या है? अशांत है। यानी अशांत मतलब रुक नहीं रहा है। हाँ बोलो बोलो। अशांत का मतलब रुक नहीं रहा है। और दूसरा बात रिपीटिंग का मतलब यही चीजें क्या होंगी? रिपीट करेंगी बार बार। ठीक, बार बार रिपीट करेंगी। जैसे अगर हम मान लो 1/3 लिख दें, तो 3 तियां 9, यानी 0.3333 0.333333 आता रहेगा। या तो 3 पे क्या लगा दो, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? अशांत भी है और रिपीटिंग भी है। इसका मतलब ये परिमेय होगा। और इसको लिखने का तरीका क्या जानते हो? जितना बार है उतना नीचे 9 लिख दो। 3 तियां 1/3, देखो 1/3 ही था। आगे हम पढ़ाएंगे, इसको घबराओ मत, इसको चेंज करना। बार के ऊपर लिखा गया हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे, ये प्रश्न आपके यहाँ आता है, यूपीपी में आया हुआ प्रश्न है। हम ऐसा कराएंगे, ऐसे लिखा रहेगा 2.57 के ऊपर बार, इसको परिमेय में बदलिए ना। कैसे करोगे? 257 - 2/9 जितने भी बार है ऐसे लिखेंगे। 257 जितने के ऊपर बार है उसको छोड़ दो, जिस पे नहीं है उसको लिख दो, और बटे में कितने पे बार है? 2 पे बार है तो 2 बार 9 लिखो, कितने बार नहीं है उतना 0 लिखो। वो हम बताएंगे, उसका टेंशन न लो कि यहाँ क्या कर दिए क्या नहीं किए, यहाँ कैसे हुआ, ये सब आप टेंशन न लो, इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकता है अभी, तो इसलिए आप इस पे ध्यान न दीजिए। तो यानी परिमेय अब आप समझ गए, परिमेय 2 होगा, शांत रहेगा तब भी परिमेय है, अशांत रिपीटिंग रहेगा तब भी परिमेय है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए तीसरा अपरिमेय, इसके बाद परिमेय के बाद अगला क्या हम लोग पढ़ेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय किसे कहते हैं? अब कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को परिमेय में? अब किसी को दिक्कत हो परिमेय में तो बताओ, खूब अच्छे से समझ पाओगे। अभी तक ना कितने लोग कंफ्यूज थे, अब मत कंफ्यूज होना है ना। हाँ बोलो बोलो, किसी को पूछना हो तो पूछो यार। अपरिमेय बात मत किया करो, पूछना रहे बस तब पूछो। अपरिमेय। अब अपरिमेय किसे कहेंगे? अपरिमेय जिसे P/Q के रूप में न निरूपित किया जा सके। सीधी सीधी बात है, अशांत होगा, अशांत के साथ साथ नॉन रिपीटिंग, ये ऐसा होगा ना कभी रिपीट नहीं करेगा। यही कारण है कि पाई जो है, पाई अपरिमेय होता है। पाई क्या है? अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है, यही कारण है। क्योंकि पाई का मान आज शायद कोई आदमी है जो 40,000 डिजिट याद कर लिया है। 40,000 पाई का, जैसे अभी आप लोगों ने याद नहीं किया था, अभी 22/7 का निकाला था, 3.14578 3 वो 40,000 टर्म तक याद किया है, रिपीट नहीं किया है। अभी बहुत लोग हैं, एक से एक धारा हैं, तो समझो कि इतना याद कर लिया, इतना डिजिट, उसके बाद भी वो रिपीट नहीं कर रहा। अगर नहीं रिपीट किया तब समझ जाना कि वो क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। और एक चीज यहाँ पाई आ गया, तो पाई पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई का मान क्या होता है? 3.14। 14 तारीख तीसरा महीना, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। 14 से 14 तारीख हो जाएगा, और 3 से तीसरा महीना होता है मार्च का। तो 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? पाई डे। क्लियर? ठीक, यहाँ आ गया तो हम बता दिए। हो सकता है कभी दिवस अगर पूछ ले, जैसे 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस ना। तो ऐसे कुछ कुछ याद करते रहेंगे आप लोग, तो धीरे धीरे आपका बनता रहेगा। तो अब बताओ, अपरिमेय में कोई दिक्कत तो नहीं? अपरिमेय समझ जाओगे। अपरिमेय किसे कहेंगे? जो अशांत हो और साथ के साथ कभी रिपीट न करे, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त
न किया जा सके, क्योंकि इसको P बटे Q के रूप में इसलिए नहीं व्यक्त कर पाओगे, पता ही नहीं है कि बटे में क्या आएगा, तो इसलिए जिसको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त न कर सकें, जो अशांत हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। बोलो अपरिमेय की परिभाषा लिख पाओगे खूब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए ये तो सब संख्याएं थी, ये जितनी संख्या आप अभी पढ़े हो भैया, अभी तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ा, ये सब आता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वास्तविक संख्या। अब समझ में आया? संख्या को आपने दो कैटेगरी में बांटा। किसमें बांटा? एक को आपने कहा वास्तविक और एक को आपने कहा क्या? काल्पनिक। तो वास्तविक के अंतर्गत कौन कौन आया आप समझ गए? वास्तविक के अंतर्गत क्या क्या आया? प्राकृतिक संख्या आया, पूर्ण संख्या आया, पूर्णांक संख्या आया, परिमेय संख्या आया और अपरिमेय। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो फाई, रिक्त समुच्चय। रिक्त यानी उसमें कुछ है ही नहीं, तो उससे छोटा कोई संभव मान है नहीं। सबसे छोटा जो सेट होता है, अगर संख्याओं का सबसे छोटा सेट पूछ ले तो रिक्त समुच्चय फाई होता है, और सबसे बड़ा सेट अगर पूछ ले तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो, आपने जब संख्या को बांटा भैया, तो संख्या को आपने कितने भाग में बांटा? दो भाग में ना। संख्या को आपने कितने तरीके में बांटा? दो। एक को आपने कहा क्या? देखो वास्तविक, और एक को आपने कहा काल्पनिक। हाँ, अभी हम देखेंगे यार वास्तविक। आप क्यों इतना आगे उतावले हो रहे हो? सब देखेंगे, वास्तविक और क्या? काल्पनिक। अंग्रेजी लिख दें इसका, नंबर्स। ठीक, इसको कहते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसे आयोटा से दिखाते हैं। किससे? आयोटा। आप लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या जब 11 में, तो देखेंगे आयोटा। ठीक, काल्पनिक, वास्तविक। वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय। ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकें ना। अब हम डायरेक्ट अब बना रहे हैं ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, जिसे संख्या, आपने कक्षा 7 में देखा होगा, संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी इसको हम नंबर लाइन पे व्यक्त कर लेंगे। और ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो होता है, जैसे हम अंडर रूट में लिख दें माइनस में, -√4, ये संभव नहीं, ये काल्पनिक है। क्योंकि ऐसा कोई गुणनखंड आप बताओ, दो संख्याओं का गुणा करो और निगेटिव हो जाए। ऐसा कोई दो संख्या लो, ऋणात्मक संख्याएं, दोनों का गुणा करने पर ऋणात्मक ही आए, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक, यहां तब क्या करेंगे? हाँ, यहां लिखेंगे 4 गुणे i², ये, और यहाँ 4 जो है 2 का वर्ग है, और i² का मान होता है -i, ना, i² का मान -1, i² बराबर होता है कितना? -1। यही i² आयोटा को दिखाता है। ठीक, तो यानी बताओ, कोई दो संख्याएं ऋणात्मक हो और उसका गुणा करो तो कभी धन होगा? कभी ऋण आएगा? अरे भैया, -2 गुणे -2 करो, क्या हो जाएगा? कट के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई अंक है ही नहीं कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करने पर भी ऋण ही आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए इसे जो आपके कल्पना में है, वास्तव में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसी ही संख्या को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर व्यक्त न किया जा सके, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर व्यक्त करना संभव नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ।
ठीक, अभी तक तो ये छोटी मोटी जानकारी संख्या के विषय में था जो आपको समझना है। अब हम लोगों को धीरे से अब आगे पढ़ना है कि इस वाली संख्या, अब उसको तो हमको देखना नहीं है, ये परीक्षा में पूछता भी नहीं है, कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न नहीं आता। ठीक, हमको यहीं से पढ़ना है, इसी वाले में। तो हाँ, अब इसी वाले में पढ़ना है तो इसको हमको ठीक से समझना है। अब अभी तक आपके दिमाग में इतना क्लियर हो गया कि नहीं वास्तविक क्या है, इमेजिनरी क्या है, का माने परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। अब जो ये संख्या होती है, सबसे पहली संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं, किसमें? दो। तो इसी के अंतर्गत आपने पढ़ा क्या? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को आप दो भाग में, प्राकृतिक संख्या, और ये प्राकृतिक संख्या भैया दो भाग में बटेगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ध्यान से समझते जाना, अब यहां से प्रश्न बनना चालू होगा। जहां अभी तक तो आप वो जानते थे, शायद हमको लग रहा है नहीं जानते होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर वही परिमेय अपरिमेय में कंफ्यूजन रहा होगा, आज क्लियर हो गया होगा। अब यहां से आप नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? देखो, ये जो होगा प्राकृतिक संख्या को दो भाग में बांटेंगे, एक भाज्य और एक अभाज्य। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, अभाज्य। प्राइम नंबर, प्राइम माने क्या? भाज्य। और को प्राइम माने? को प्राइम माने सहभाज्य। ठीक, अब देखो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या न जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से भी कटे। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं व एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त किसी और से भी कटे, किसी और से भी कट जाए, से भी कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए तो उसे हम कहते हैं भाज्य। सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 4। याद करके रखना, आपको मजाक लग रहा होगा ना, सबसे पहली भाज्य संख्या है 4 ना। क्यों? क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। समझते चलो, जो जो बोल रहे हैं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट अभी आपके दिमाग में कभी आया नहीं है, बस पढ़ते आए हो। अगर पूछ ले हम बताओ ये क्या है, तो फिर दिमाग हाँ गुरुजी भाज्य है, गुरुजी अभाज्य है, ये नहीं करना है। पूरा डिटेल में आपके दिमाग में होना चाहिए। हम इसको मिटा के ऊपर लिखें क्या, तब समझाएं अच्छे से। इतना उतारो, फिर हम ऊपर इसको लिखते हैं, तब समझाने का प्रयास करते हैं ठीक से ना। उतारो जल्दी। प्रियांश देखो, हम ऊपर लिख रहे हैं इसको, और अब इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला वास्तविक संख्या का पार्ट आपने क्या पढ़ा? वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या। उसी प्राकृतिक संख्या को हम कितने भाग में बांट रहे हैं? दो भाग में ना, भाज्य और अभाज्य। अगर उसी को और बांटना चाहो तो और भी बांट सकते हो, लेकिन हम अलग से बता रहे हैं अभी। पहले आप इसको लिखो, प्राकृतिक को आपने कितने भाग में, यहां देखो दिख रहा है ना प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या। ठीक, यही है, देखो चल नहीं रहा है ना, इसीलिए कह रहे थे आप लोगों को प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को आप कितने भाग में बांट देंगे? दो। एक को कहेंगे भाज्य, भाज्य को और किस नाम से जानते हैं? यौगिक संख्या। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है ऋण संख्या। कौन सा? रूढ़, रूढ़ संख्या ना। दोनों के विषय में बहुत अच्छे समझना है, दोनों से ही प्रश्न बोलता है और प्रश्न पूछता है। यहां से प्रश्न बनना आप चालू होगा।
प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो न स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी से भी कटे, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य कहते हैं। नेचुरल नंबर जरा लिखो यहाँ, तो नेचुरल नंबर आपने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक। और इसमें से देखो ऐसी संख्या जैसे हम यहाँ लिख दें क्या, भाज्य 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, ना 9 के बाद 10, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, देखो जिसका कम से कम 3 लोगों से तो कटे ही। देखो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। यहां लिखना सबसे छोटी समभाज्य संख्या, छोटी समभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। सबसे छोटी समभाज्य संख्या है कितना, 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। विषम, अभी सम और विषम की हम चर्चा नहीं किए हैं, अभी बता रहे हैं। ऐसी संख्या जो 2 से कटे उसे सम, और जो 2 से न कटे उसे हम विषम कहते हैं ना। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, अब आपसे प्रश्न देखो अब क्या बन सकता है। यहां से कहेगा 4 लगातार भाज्य संख्याओं, 4 लगातार भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। नहीं समझ पाओगे तो फिर नहीं कर पाओ। पता चला आपको भाज्य संख्या ही नहीं पता है, तो जोड़ोगे क्या, 1 2 3 4, इन्हीं चारों को जोड़कर 4 का भाग देना है, आ जाएगा औसत। लेकिन जब आपको पता रहे तब तो कर पाओगे कि 4 भाज्य संख्याएं हैं कौन। अब वहां परीक्षा में बैठ गए, आपको भाज्य संख्या नहीं पता, 1 भी उतार दे रहे हो, 2 भी उतार दे रहे हो, 3 भी उतार दे रहे हो, सब भाज्य है। भाज्य का मतलब क्लियर है। भाज्य को और क्या कहते हो, यौगिक। ऐसी संख्या लिखना हो परिभाषा तो लिख सकते हो, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं ना, स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं व एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे, किसी से न कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहां जैसे 2 है, 2 1 और 2 के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना, अब यहाँ प्रश्न हम बताना चालू कर रहे हैं। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेगा, देखो जो जो आता जाएगा हम आपको अभी यहीं से बताते चल रहे हैं, आगे हम करेंगे ही। सबसे केवल और केवल दुनिया में केवल और केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य, तो कौन, 2 सम के साथ साथ यही एक ऐसी संख्या है, सम भी है और अभाज्य है, अभाज्य। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो सम हो और अभाज्य हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य, 2 है, ठीक। 2 सम भी है और अभाज्य है। दूसरा यहाँ 1 से लेकर 50 तक में, 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी, 15 अभाज्य संख्या। 1 से लेकर, प्रश्न डायरेक्ट पूछा है, पहले एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है 1 से लेकर 15 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी पूछा प्रश्न है। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। और अगर हमसे पूछ ले कि 50 से लेकर 100 तक तो 10, अब बता ही पाओगे आराम से, ठीक। लेकिन ये अभाज्य संख्या निकालने का तरीका क्या है, अभाज्य संख्या निकालने का तरीका सूत्र होता है 6n + -1, 6n + -1।
6 का पहाड़ा आप पढ़ते चलो और बनाते चलो। 6 के पहले और बाद वाला 6, देखो पहला तो आप जानते हो, 2 और 3 तो आपको याद रहेगा, 2 और 3 याद रहेगा। उसके बाद देखो 2 3, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 2 3, उसके बाद 4 नहीं 5 नहीं 6 आएगा। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36। इसको हम मिटा दें तब बताएं क्या? हाँ मिटा दें, ये तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना नितिन, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। यानी जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 को एक ही है, ये है सम। 2 के अतिरिक्त कोई सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है। और अब जरा यहाँ जरा देखो नितिन, इसमें कौन संख्या ऐसी है न भाज्य के अंतर्गत आ रही है न अभाज्य के अंतर्गत। इन दोनों को देखो जरा, टैली करो, इसमें मिलाओ। एक देखो आ रहा है क्या भाज्य और अभाज्य किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, इसी डाटा में सब पड़ा है, न तो इसके अंतर्गत एक आ रहा है और न ही इसके अंतर्गत। तो यहाँ हम डायरेक्ट बीच में लिख देंगे, यहाँ बीच में लिखना एक न तो भाज्य होता है और न ही, ये प्रश्न पूछा है, एक न भाज्य और न ही भाज्य होता है और न तो अभाज्य। एक एक ऐसी संख्या है जो न भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। यहीं बगल में लिख लेना कि एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। अब अभाज्य देखो, आपको कुछ अभाज्य संख्याओं को याद करके रखना है, तो इन अभाज्य संख्याओं के विषय में हम और अच्छे से चर्चा कर ले रहे हैं, जैसे आपको क्लियर हो जाए। ठीक, मिटा दें इसको, बोलो। ठीक, देख लो, कहीं दिक्कत रहे तो आप बताओ, आप बता पाओगे अभाज्य किसे कहेंगे? अभाज्य बोलो। हाँ, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। अगर रूढ़ देते था तब तो जानते रहो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि रूढ़ संख्याएं, तो कंफ्यूज नहीं होगे ना आप, एकदम आराम से कर पाओगे भैया। रूढ़ संख्या कह देगा तब भी। अब अभाज्य को देखो, याद करने का तरीका क्या है? 2 और 3 तो सबको याद रहेगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य, 2 सम के साथ साथ 2 सम भी है और अभाज्य। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी एक अंक की विषम अभाज्य संख्या, हाँ विषम और अभाज्य, सबसे छोटी एक अंक की विषम अभाज्य संख्या कितनी है? ये। ठीक, अब उसके बाद आता है 6। अब 2 के बाद अब पहाड़ा पढ़ते आप चलो, 2 3, अब 3 के बाद 6 का पहाड़ा पढ़ो। 5 याद है? 6 6 दूना 12, 6 त्रिक 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सते 6 अठे 48, 6 नवाई 54, 6 धामा 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, बस 100 तक ही हमको निकालना है। नितिन कुछ मत करो। 6 के बाद कौन आता है? 6 के पहले कौन आता है? दोनों ही अभाज्य हैं। 12 के बाद कौन आता है? 12 के पहले कौन आता है? दोनों ही अभाज्य हैं। 18 के बाद कौन आता है? और इधर दोनों ही अभाज्य संख्या। इधर कौन आएगा? 23, और इधर याद करके रखना, पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं जो वर्ग हैं वो अभाज्य नहीं होती, क्योंकि 25 किसी का वर्ग है ना। हाँ, 5 जिसके अंत में होगा वो कभी भी अभाज्य नहीं होगा, याद रखना, 5 वाली संख्या। ठीक, 30 के बाद 29 और कितना? 31, 29 और 31, इधर 35, 5 आ गया अंत में, उसके बाद 37, 41 और कौन? 43, और इधर 47, 49 किसी का वर्ग है क्या? समझ गए? हाँ, 53, 5 आ गया क्या? 59, 61, 64, 65,
65 67 65 नहीं होगा, क्यों? 5 आ गया, 67। ठीक, अब आगे और आ जाओ। 71 और हाँ 71 73 71 और इधर 77 नहीं 79 न 85 83 83 होगा, 85 नहीं होगा ना, क्यों? 5 आ गया। 91 और 89 ना, और 95 और 57 95 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 आ गया। अब गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 संख्या। 1 से लेकर 50 तक की कुल कितनी संख्याएं आ गई? यही तो लिखवाए थे। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? अब जरा उसके आगे देख लो, 50 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ? 91 13 7 91 कट जाएगा ना, 13 से कहाँ गया? ये वाला, ये नहीं होगा। 10 इधर हो गया, तो गिन लो 25। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? अब बताओ, अब आपको रटना है क्या? ये पूरा का पूरा याद हो गया आपको खूब अच्छे से। 100 तक की पूछता है, 100 तक खूब पहाड़ा आपको 6 का याद ही है, आगे पीछे वाला लगा दो नियम। बस यही तो बोले हैं, 6n+1 6n+-1, तो यही बनता है क्या? अभाज्य संख्याओं का तरीका। ठीक, अभाज्य संख्या बोलो, कहीं दिक्कत हो तो। अब 100 तक का अभाज्य संख्या अच्छे से अगर और पूछ ले आपसे, जो भी हम छोटी मोटी चीजें यहाँ हम और लिख दे रहे हैं, मिटा दें। देखो, अभाज्य संख्या के विषय में और लिख लो। हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या समअभाज्य संख्या है 2 ना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3 1 अंक की, सबसे छोटी 1 अंक की, सबसे छोटी बड़ी 1 अंक की विषम संख्या बोलो, सबसे बड़ी 1 अंकों की अभाज्य संख्या 1 अंक की 7 9 की 7 7। ठीक, 7 सबसे बड़ी 1 अंक की है, सबसे बड़ी 1 अंक की, 1 अंक की क्या? अभाज्य। अब बताओ इसके बाद क्या है? अब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य बताओ, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद 11 के बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक, अगर हम 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, 101 सबसे छोटी है, सबसे छोटी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, हाँ सबसे बड़ी। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं ना? ये है, इतनी संख्याएं आपको याद करके रखना है 3 अंकों तक। ठीक, और जब आएगा तो हम और आपको आगे बताते रहेंगे। क्लियर? ये 3 तक याद करके रखना, 3 तक पूछता है आपके यहाँ। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या के विषय। अब सम संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो 2 से कटे उसे सम, और विषम किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो से न कटे उसे हम विषम। अब पहला आपने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के विषय में देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम बांटते हैं 2 भाग में, सम और विषम में। सम और विषम क्यों पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं? क्योंकि 0 देखो पूर्ण संख्या में ही आ रहा है, और 0 को आप क्या मानोगे? भाज्य की अभाज्य ना। 0 सम संख्या के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि 0 सबसे कट जाता है। ठीक, इसीलिए हम अलग से पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालिए क्या? पूर्ण संख्या। हेडिंग डालो पूर्ण संख्या, लिखो।